इस संवाद कार्यक्रम में उपस्थित खगड़िया के आदरणीय सुधीजन, सम्मानित बुद्धिजीवियों, अध्यापकों, मंचासीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, बेलदौर से गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी रहे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के हमारे अग्रज भाई चंदन यादव जी, उसी कॉलेज के अध्यापक मांझी साहब और हमारे संचालक भाई, बछवाड़ा बेगूसराय से चलकर आए अनुजवत, राजद के बहुत ही जुझारू और समर्पित साथी रुपेश जी, और अलग अलग पार्टियों के साथ जुड़कर काम करने वाले लेकिन सामाजिक न्याय की धारा में अपना पुख्ता यकीन और प्रतिबद्धता रखने वाले हर एक साथी, ये जो संविधान बचाने के लिए पूरे देश के अंदर जद्दोजहद चल रही है, और चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, उस पूरी सरकारी व्यवस्था का सत्यानाश करने पर जो यह सरकार पिछले 11 वर्षों से आमादा है, उसके खिलाफ देश के अलग अलग कोने में एक जंग और जहाद छिड़ा हुआ। और आज भी हम सबकी चिंता के मूल में यही है कि कैसे हम लोग कल्याणकारी राज्य में इस सरकारी व्यवस्था को ढहने से बचाएं। देश भर के विश्वविद्यालय ढह रहे हैं या जानबूझकर ढाए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वहाँ कमजोर वर्ग के लोग, गरीब परिवार के लोग बड़ी तादाद में पहुंचने लगे और उत्तरदायित्व बोध से भरे नागरिक के निर्माण की प्रक्रिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। कोई सेक्शन नहीं है जो आज हैरान परेशान नहीं है, और हम सब लोग जानते हैं कि इस देश को चलाने वाले लोग मूलतः किसान और पशुपालक कौम के लोग हैं। सबकी सब श्रमणशील जातियों से जुड़े हुए लोग हैं। वो मेहनत करके इस देश को भी चलाते हैं, बढ़ाते हैं, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाते हैं, और उनके बच्चे जब विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों की चहारदीवारी में दाखिल होने लगे तो एक कुतर्क गढ़ा गया कि सरकारी नौकरियां चूंकि बची नहीं है, इसलिए आरक्षण पर बात करने का कोई औचित्य नहीं है। ये बिल्कुल ही बोगस बात है, विशुद्ध बकवास है। आज भी इस देश के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में रेलवे है, आज भी बैंकिंग सेक्टर में नौकरियां बची हुई हैं। तो ये कौन लोग हैं जो लगातार इसको ध्वस्त करने पर तुले हुए हैं? हर वर्ष यूपीएससी में संख्या घटाई गई चयनित होने वाले लोगों की, और जितने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उसकी एक न्यूनतम अर्हता है कि आपको संघ की शाखा में जाना पड़ेगा। अब जो शिक्षक एक बार नियुक्त हो जाता है वह 30 वर्षों तक उस सिस्टम में बना रहेगा। तो अगले 30 वर्षों के लिए इन वर्गों के जो बच्चे वहां पर दाखिल होंगे वो द्वयम दर्जे की शिक्षा व्यवस्था प्राप्त करेंगे। और इसलिए हम सबको इस पर बहुत ठहर कर विचार करने की जरूरत है, और अतीत में भी बहुत ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है कि सारा महान काम अतीत में ही हुआ है, सारी बड़ी लड़ाइयां जो हमारे बीच नहीं है उन्होंने ही लड़ी है। अरे आप हम सब
बहुत लोग यहाँ बैठे हैं, कोई तो चिंता है, कोई तो हमें खबर है इन नौनिहालों के भविष्य की। आप सब लोगों ने अपने सामने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बावजूद इसके आज संघर्ष कर रहे हैं, तो हमें तो आपको सलाम करना चाहिए और आपको भी अपने संघर्ष पर फख्र होना चाहिए। तो इसलिए जिंदा लोगों की इबादत करने के हम हिमायती हैं और इसीलिए बार बार आप अपने यहाँ विचार गोष्ठी भी आयोजित करते हैं और सरकार की जो सड़ी गली नीतियाँ हैं उसके खिलाफ भी बोलते रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। किसानों की आज हालत क्या है? बिहार, मैं बार बार कहता हूँ कि बिहार के किसान पंजाब के किसानों से भी ज़्यादा खुशहाल होंगे, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बड़ी उर्वर है। लेकिन कभी आपने उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया, कभी भी आपने उसको उचित सुविधाएं नहीं दी। कहीं पर खाद की कालाबाजारी होती, कहीं पर उसको एक जगह डंप करके रखे हुए हैं मुनाफाखार और लोग जो है वो किसानों की कमर तोड़ने पर लगे हुए हैं। तो कहाँ से वो अपने मूल पेशे के साथ जुड़े रह पाएंगे? यही खगड़िया है, पूरा बिहार है, बैंकन प्रस्ताव का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। आज हमारे किसानों की रुचि भी क्यों घटती जा रही है? क्योंकि उसकी जेब में कभी भी उसका मेहनत आना गया ही नहीं। और एक बार लोग किसानी के काम से दूर होंगे तो फिर हमको रूस और अमेरिका की तरफ टकटकी लगाना पड़ेगा, फिर उसकी मोनोपोली। और बड़ा ही अच्छा मशवरा पिछले दिन 3-4 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष के सामने आया कि भाई हम लोग ये जो महंगा बीज खरीदते हैं, हम क्यों नहीं खुद ही बीजों का उत्पादन कर सके, बीजों का संरक्षण कर सके। और देसी बीजों की इतनी विविधता हमारे इलाके में थी कि उसी से किसान फसल उपजाते थे और खुशहाल रहते थे। तो ये सारी लड़ाइयाँ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। यहाँ अलग अलग पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन एक बात को लेकर तो किसी के मन में कोई संदेह नहीं है कि जिस राजनीति को बहुत खराब चीज समाज के अंदर बता दिया गया, अब कोई अफसर जीवन भर अफसरी करता रहता है और रूटीन काम में व्यस्त रहता है, समाज के बाकी लोगों से बात करना भी बड़ा कमतर समझता है और रिटायरमेंट के बाद समाज सेवा की भावना आ जाती है। तो वो लोग जो 18-20 साल की उम्र से लगातार राजनीति को ही जी रहे हैं, बढ़त रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, पहन रहे हैं, वो लोग फिर कहाँ जाए? और आप अचानक से आकर उपदेशक की भूमिका में सेवानिवृत्ति के बाद आ जाते हैं, इसको ऐसे किया जाना चाहिए, इसको ऐसे किया जाना चाहिए। फलम पार्टी का आदमी आ जाएगा तो कार्यक्रम जो है राजनैतिक रंग में रंग जाएगा। अरे भाई, डॉक्टर लोहिया ने उस जमाने में एक लेख लिखा, विल टू पावर। और ये जो शासन सत्ता में आने में उदासीनता और राजनीति को दूर से देखने की और फिर उसको खराब बताने की एक जो बीमारी है, इससे भी हमको मुक्त हो जाना चाहिए। वो 1952 के सितंबर में लिखते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी परीक्षा सत्ता में आने की उसकी इच्छा में निहित होती है। अपने देश में इस इच्छा के इर्द गिर्द एक जिज्ञासा भरी अस्पष्टता को पनपने दिया गया, मानो सत्ता की इच्छा रखना पाप हो या कम से कम बदसूरत हो। स्वस्थ इच्छा झूठ, ठगी व हिंसा का सहारा नहीं लेती, सिर्फ कुंठित इच्छा खुद से विकृत आचरण में लिप्त होती है और अपनी ही निराशा द्वारा ली जाती है। वैसे ही ये जो धार्मिक पाखंड और धर्मांधता का वातावरण पूरे देश के अंदर आज तारी है और लगातार ये खुदाई के काम है और 4000 पहले का इतिहास, अगर उन मंदिरों की फिर खुदाई शुरू होने लगी तो बुद्धिज्म के जो अवशेष मिलेंगे तो फिर ये लड़ाई तो अंतहीन हो जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ जो हसासे कमतरी के शिकार लोग होते हैं, जिन्होंने जीवन में कोई रचनात्मक सृजनात्मक काम नहीं किया है, वही इस तरह से भारत के राजनीतिक वातावरण को, सामाजिक सौहार्द के माहौल को बिगाड़ते हैं। और हम सब लोगों को इन सब बातों से ऊपर उठकर एक मौलिक सवाल के ऊपर विचार करना चाहिए कि आज भी इस देश में 10% लोग भी उच्च शिक्षा की तरफ अगर उन्मुख हो जाएंगे
तो हमको कम से कम 1500 नए विश्वविद्यालय की स्थापना करनी पड़ेगी। क्या पर्याप्त संख्या में है इंस्टीट्यूशंस? और बगैर संस्थान निर्माण के राष्ट्र निर्माण की बात करना एक बहुत ही अहमकाना ख्याल है। जिन्होंने कभी किसी तरह के इदारे कायम नहीं किए, कभी किसी तरह का शिक्षण संस्थान नहीं बनाया, हमेशा तदर्थ व्यवस्था के तहत इस देश की यूनिवर्सिटीज को बर्बाद किया, उन लोगों से किसी भी तरह की उम्मीद कैसे की जा सकती है? तो हमारे सामने एक ही रास्ता है कि हम मौजूदा सरकार को बदलें, और वो बदलाव कोई इस तरह से नहीं हो सकता जबकि चुनाव आयोग से लेकर पूरा प्रशासनिक महकमा उसके सामने भांगड़ा कर रहा है। तो सवाल हमारे सामने है कि फिर समाधान क्या है? तो वो कुछ इसी तरह की पारंपरिक ढंग की कोशिशों से कोई रास्ता निकलेगा, और वो रास्ता क्या है? सीधा संवाद का रास्ता। और ये टेक्नोलॉजी की भी अपनी सीमा है, उसको यूज करने वाले की सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक परवरिश इस माहौल में भी वो सारे मूल्य तय करते हैं कि आपके संदेश की ग्रहणशीलता किस तरह की होगी। तो इसलिए हम सब लोगों को एक दूसरे के साथ निरंतर संवाद में जाना है और ये बताना है कि इस देश में जब जब समाजवादियों की, वामपंथियों की सरकार बनी, धर्मनिरपेक्ष सरकार बनी, सामाजिक न्याय की हिमायती सरकार बनी, तो कितने बड़े बड़े फैसले हुए और देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देने वाले फैसले हुए। चाहे वो जातिवार जनगणना कराने का फैसला हो चौधरी चरण सिंह जी के जमाने में, नहीं हो सकी, वो अलग बात है, सरकार ही नहीं चली 5 साल। चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के समय में लालू प्रसाद जी, शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी, कांशीराम जी, इस तरह के लोग, मधु दंडवते साहब किस्म के लोगों ने जो उस मंडल कमीशन की एक सिफारिश लागू करवाई, या फिर यूपीए के समय में अर्जुन सिंह जी के, और जिसमें राष्ट्रीय जनता दल दूसरा बड़ा दल था सरकार में शामिल, लालू प्रसाद जी के एक सकारात्मक दबाव के चलते, तो आपको इन विश्वविद्यालयों में कुछ लोग इन वर्गों के भी दिख जाते हैं, शक्ल सूरत बदली। तो ये सब कुछ हमको उनको बताने की जरूरत है कि भाई यही लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी थी जिन्होंने इसी बिहार में 7 विश्वविद्यालय कायम किए। और आप हम लोगों के नेताओं को किस तरह से चित्रित करते हैं? क्योंकि आपका कोई ढंग का संदेश आम आवाम तक नहीं पहुंचता। 5 में हम लोगों की सरकार यहां से गई, 5 में जो पैदा हुआ होगा बच्चा बच्ची, उसकी उम्र 19 साल हो गई है, वो एक बार वोट डाल चुके हैं, अब उनको कोई खबर नहीं, उनको तो यही रोड सड़क दिख रहा है, अब वो भी इसलिए कि यूपीए की सरकार बनी। तो हम कह रहे हैं कि राजनीति को देखकर नाक सिकोड़ने की जरूरत नहीं है, इस राजनीति की बदौलत जो सामाजिक बदलाव है उसको बताने की जरूरत है, राजनीति में सहभागी होने की आवश्यकता है, और धर्म कर्म के मामले में भी अगर हम उदाहरण देंगे, गाना देंगे, उसको छोटा महसूस कराएंगे तो उससे वो नहीं छोड़ेगा उसके अंदर जब तक चेतना नहीं हम डालेंगे, हम लगातार उससे बातचीत में नहीं जाएंगे, जिस दिन खुद इनलाइटनमेंट होगा। अभी तो हम लोग इनलाइटेड लोगों को इनलाइटन कर रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये बात 1 से 10 तक जब जाएगा तो कोई बात बने। तो आज हम सब के बीच भाई लक्ष्मण जी आएंगे, हमारे अभिन्न मित्र हैं, उनको सुनने के लिए आप सब आए हैं, अभी तक आ नहीं सके हैं। जब कभी आएंगे आपको भी दिलचस्पी है, हमारा भी एक घर है, तो हम चाहते हैं कि उनको तफसील से सुने, इसलिए मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक लेख को जरूर उद्धृत करना चाहता हूँ, वो डॉक्टर बलिया का ही लेख है। अब इतनी तादाद जो कुछ भी है, इसमें कितनी स्त्रियां आपको नजर आ रही है? अब ये क्यों नहीं है? डॉक्टर लोहिया ने जीवन में कभी शादी नहीं की, लेकिन उस जमाने पब्लिक डिस्कोर्स का स्टैंडर्ड आप देखिए कि रमा मित्रा जी को पब्लिक मीटिंग में ले जाते थे और कोई किसी तरह की गरिमाहीन टिप्पणी करने की हिमाकत कोई नहीं करता था। वो इस देश उन्होंने बनाया और उन्होंने इस देश की स्त्रियों को द्रौपदी की तरह संघर्ष करने के चलते आदर्श माना। तो हम लोगों के यहाँ तो माएँ ही गुलाम,
हमारे घर की माँ या हमारे पिता ने कब सुनी? शादी अगर घर में किसी बच्चे की करनी है तो पिता तय करेंगे, बच्चे की करनी है तो पिता तय करेंगे। तो ये कौन? आइए आइए, इस्तकबाल है आपका। भाई लक्ष्मण जी आ गए हैं और हम बहुत खैर मकदम करते हैं उनका। वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। खगड़िया आप पहली बार तशरीफ लाए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सब लोग आप ही के मुंतजिर हैं। तो आप सब जानते हैं कि इन्होंने भी एक लड़ाई लड़ी और विश्वविद्यालयों में किस तरह से इन लोगों हम सामाजिक न्याय के। अब इसको आप ये मत समझिएगा कि मैं कोई धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। इसको समझने की जरूरत है कि धर्म का मर्म क्या है और वो कितने उदात्त स्वरूप में इस देश में रहा है। ये राम को लाने वाले लोग जिस तरह की नौटंकी कर रहे हैं, उसमें आपको इंगेज करना पड़ेगा लोगों से। और धर्म कभी भी इतना छिछला नहीं था। धर्म और धर्म को मानने वाले के बीच कभी इस देश में इस तरह से बिचौलिए की तरह नहीं घूम रहे थे। वो कहते हैं राम, कृष्ण और शिव पूर्णता के 3 महान स्वप्न हैं। सबका रास्ता अलग अलग है। राम की पूर्णता मर्यादित व्यक्तित्व में है, कृष्ण की उन्मुक्त या संपूर्ण व्यक्तित्व में, और शिव की असीमित व्यक्तित्व में। लेकिन हर एक पूर्ण है। किसी एक का एक या दूसरे से अधिक या कम पूर्ण होने का कोई सवाल नहीं होता। ऐ भारत माता, हमें शिव का मस्तिष्क दो, कृष्ण का हृदय दो और राम की मर्यादा दो। हमें उन्मुक्त हृदय, असीमित मस्तिष्क के साथ साथ जीवन की मर्यादा से रचो। फैज का नाम हम सबने सुना है। उस फैज में भी जो कम्युनिज्म के इतने बड़े टॉर्च बेरर, वो कहते हैं आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्में दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोजे मोहब्बत के सिवा कोई खुदा याद नहीं। तो इस तरह से भी इंसानियत की इबादत होती है, उसकी हम लोग खिदमत करते हैं। और आज मूल सवाल है कि सामाजिक न्याय का प्रश्न वस्तुतः मनुष्यता का प्रश्न है। लोग मनुष्य होना भूल बैठे हैं। होगा देवताओं का खुदा से काम, आदमी को आदमी दरकार है। हम सब लोग मनुष्य बने रह सकें, किसी उम्मीद और यकीन के साथ। इसी खंडहर में है, कहीं कुछ दिए टूटे हुए, इन्हीं से काम चलाओ। बड़ी उदास रात हम सब लोग भाई लक्ष्मण को सुनना चाहते हैं और वो आपको तफसील से इस पूरे सामाजिक न्याय की वैचारिकी को रखेंगे। जब से लक्ष्मण भाई ने स्पष्ट लाइन लेकर देश भर में घूमना शुरू किया, कुछ बातों को मैंने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि अब आपके हवाले। जिस समय ये कुछ और बोल रहे थे, हम यही सब बोल रहे थे। इसलिए अब उसको और प्रखरता से ये लोगों के बीच ले जाते हैं। और हम पीएचडी के काम में जब तक व्यस्त रहे और लगभग 2 साल नहीं कुछ कहा, तो लक्ष्मण भाई ने बड़ी मजबूती से गांव-गांव, घर-घर, अब हमारे ही मामा जी हैं कृष्णदेव जी, अब हम ही को बोलते हैं कि लक्ष्मण को जानते हो, ये भाषण दिया है, जरा सुनो। तो फिराक का एक शेर पढ़ते हुए मैं खत्म करूंगा कि अब अक्सर चुप चुप से रहे हैं, अब अक्सर चुप चुप से रहे हैं, यूं ही कब मुंह खोले हैं, पहले फिराक को देखा होता तो बहुत कम बोले हैं। तो बहुत ज्यादा बोलने के लिए भाई लक्ष्मण जी हैं, बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, सामाजिक न्याय जिंदाबाद, लैंगिक न्याय जिंदाबाद, आर्थिक न्याय जिंदाबाद, सांस्कृतिक न्याय जिंदाबाद, जलवायु न्याय जिंदाबाद और खगड़िया के आप तमाम सुरक्षित जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।